Welcome, dear students. Today our topic is coefficient of friction, यानी फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा. अब the maximum static frictional force Fs maximum, Fs S means static, F मतलब frictional force, maximum मतलब ज़्यादा, between a pair of surface. pair मतलब obviously किसी चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, सही, तो पेयर में आता है उसके पास. हैज़ टू मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसकी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं. वन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड दैट द सरफेस आर हार्ड और नॉन डिफॉर्मेबल. अब इट इज़ इंडिपेंडेंट इस बात से आज़ाद होता है ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो कितनी जगह उसने पकड़ी है, यानी कितनी जगह पे वो पड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, प्रोवाइडेड दैट द सरफेस आर हार्ड और नॉन डिफॉर्मेबल, कि वो उसको क्या फराहम करता है, उसकी सतह हार्ड यानी सख्त है या नॉन डिफॉर्मेबल या ख़राब होने वाली नहीं. यानी फर्स्ट देख लें तो वो हार्ड है और नॉन डिफॉर्मेबल है. डिफॉर्मेबल का मतलब ख़राब होने वाला, नॉन डिफॉर्मेबल आसानी से ख़राब ना होने वाला. पहले तो आपने पॉइंट ये पढ़ा कि भाई पहले हम देखेंगे सरफेस को क्या है, वो हार्ड है या नॉन डिफॉर्मेबल है, सही है. और दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स. इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो प्रोपोर्शनल यानी तनासब में होगी मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स के. अब प्रोपोर्शनल फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आप एक की वैल्यू बढ़ाते हो तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल. अब एफ एस मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिया गया कि एफ एस मैक्सिमम जो है ये इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एन. ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको स्टूडेंट छोटे से दिया गया है. और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जहाँ पर भी आता है स्टूडेंट्स, तो इसको हटाकर हम दो काम करते हैं. एक हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और दूसरा इसका कोफिशिएंट लगाते हैं, जो कि यहाँ पर कोफिशिएंट इस्तेमाल किया गया है. देखिए माइक्रो का कोफिशिएंट यहाँ पर लगाया गया है. तो फेस मैक्सिमम इज इक्वल टू माइक्रो एस एफ एन, यानी एफ एस जो है ये बराबर है यहाँ पर माइक्रो के और एफ एन के, नॉर्मल फोर्स के, वेयर माइक्रो म्यू इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का, नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसको हम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के नाम से. एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, और ये डिपेंड करता है उस नेचर सरफेस पर कि किस चीज़ के ऊपर हमने वो रखा हुआ है. एंड कॉन्टैक्ट जिससे रखा हुआ या मिला हुआ है, बिफोर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग से पहले. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज माइक्रो एस इज माइक्रो एस अपॉन इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम एफ एन. इन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये फार्मूला दिया गया है, सही, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको ये फार्मूला दिया गया है ये. अब आपने यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप सिंपली एफ एन को यहाँ से हटा के यहाँ ले जाओगे. और हमें पता स्टूडेंट्स मैथ का रूल है कि जो चीज़ इज इक्वल टू के एक साइड पर डिवाइड मल्टीप्लाई में होगी, अगली साइड पर जाके वो डिवाइड में हो जाएगी. और हमें कैसे पता लगा ये मल्टीप्लाई में है? क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो उसका मतलब वो डिवाइड मल्टीप्लाई में. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो अगली साइड जाकर ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये. अच्छा, अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, सेम इसी तरह हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी मालूम करनी है. इज एज्यूम, हमने एज्यूम किया कि वो भी क्या है, वो प्रोपोर्शनल है टू द नॉर्मल फोर्स के, एंड इंडिपेंडेंट स्पीड, इसमें स्पीड का कोई अमल दखल नहीं. तो एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एफ एन, और वही बात साइन प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटा दिया तो आपके कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर आपने उसके साथ इज इक्वल टू का साइन लगा दिया. वेयर coefficient is a constant of proportionality known as coefficient of kinetic friction and depend on the nature of surface in contact during sliding.
यानी देखिए मेन चीज़ यहाँ पर है वो कॉन्टैक्ट सरफेस की है। अगर कॉन्टैक्ट सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ है तो आपको फ्रिक्शन के खिलाफ कुव्वत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो स्मूथ है, सही है या पॉलिश्ड है तो फिर आपको ज़्यादा कुव्वत लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर है तो वो कॉन्टैक्ट वाली नेचर या कॉन्टैक्ट वाली सरफेस की है। अच्छा, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़, अब इसका अगर कोएफिशिएंट आपको मालूम करना है स्टूडेंट्स तो आपके पास ये फार्मूला दिया गया है कि माइक्रो के इज इक्वल टू एफ के अपॉन एफ एन, यानी वही नॉर्मल फोर्स की। एज माइक्रो इज द रेशो ऑफ फोर्सेस। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, ये रेशो है, सही, ये क्या है, ये रेशो आपको दिया गया है, देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं। क्यों? देखो स्टूडेंट्स यूनिट इसलिए यहाँ पर नहीं है, अगर आप देखें तो ये भी आपके पास फोर्स है, सही है, ये भी फोर्स दिया गया है आपको यहाँ पर, नहीं, ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या दिया गया आपको, ये फोर्स दिया गया है। तो ये भी न्यूटन में है और ये भी न्यूटन में, तो न्यूटन न्यूटन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इसलिए इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं, ये इसके कोई भी यूनिट नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस। अब जो कोफिशिएंट का फ्रिक्शन है वो दिए गई सतह के लिए पेयर्स के लिए वो क्या है, वो कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं होता। फॉर डिफरेंट पेयर इट हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू, लेकिन डिफरेंट पेयर्स पर इसकी वैल्यू डिफरेंट है। वैल्यू फॉर फ्रिक्शन ऑफ सम पेयर ऑफ सरफेस बोथ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर गिवन टेबल। देखो मैंने पहला पूछा स्टूडेंट्स के जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात नहीं, यहाँ पर सरफेस की बात है जिसके ऊपर वो पड़ा हुआ है। अगर एक सरफेस बहुत रफ है, ये तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर स्मूथ और पॉलिश सरफेस है तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको टेबल दिया गया है, इसमें आपको मुख्तलिफ सरफेसेस दिए गए हैं और उनके स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया गया है। तो इस बार स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है ग्लास ऑन ग्लास, यानी अगर शीशे को आप शीशे के ऊपर रखते हो तो उसकी काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन 0.94 एंड काइनेटिक 0.4। अब यहाँ पे देखें आइस ऑन आइस, बर्फ के ऊपर बर्फ, तो स्टैटिक 0.1 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आपको 0.02 दिया गया। स्टूडेंट देखिए जहाँ भी आप स्टैटिक और काइनेटिक का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमने ये बात पहले की थी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होगा, उसकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगी, क्योंकि आपको इस टेबल से भी ये बात नज़र आ रही होगी। थर्ड आपको दिए रबर ऑन ड्राई कंक्रीट, यानी रबर एक सीमेंट के फर्श पर, तो स्टैटिक उसकी 1 है और काइनेटिक इसकी 0.8। स्टील ऑन आइस 0.1 स्टैटिक एंड 0.05, यानी बहुत ज़्यादा कम है ये काइनेटिक में। स्टील ऑन स्टील, अगर स्टील को स्टील के ऊपर रखें तो काइनेटिक में इसकी 0.78 है, हालांकि कम है, लेकिन सॉरी फ्रिक्शन में स्टैटिक में 0.78 और काइनेटिक में 0.4। वुड एंड लेदर, यानी लकड़ी चमड़े के ऊपर 0.6 और 0.3। वुड ऑन वुड 0.35 एंड 0.3। अब स्टूडेंट्स आप इस टेबल से आप मुझे बताएं कि भी सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है, सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की, वो कौन सी सरफेसेस के लिए है। आप टेबल में देखें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो कौन सा वाला है, काइनेटिक में भी और स्टैटिक में भी। Friction is not restricted to solid sliding or tending to slide over one another. फ्रिक्शन रिस्ट्रक्टेड नहीं करता, यानी कि उसको रोकता नहीं है सॉलिड चीज़ों को स्लाइडिंग पर करने से। फ्रिक्शन अकर ऑल्सो इन लिक्विड एंड गैसेज, सिर्फ सॉलिड में नहीं, ये लिक्विड और गैसेज में भी होता है। बोथ ऑफ विच आर कॉल्ड फ्लूइड। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिक्विड और गैस इन दोनों के लिए कलेक्टिवली लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का मतलब है बहने वाली चीज़ें। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स इस तरह लिक्विड बहता है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से के साथ, इसी तरह
गैस भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ जा सकता है। यानी गैस को और लिक्विड्स को हम पाइप्स के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अगर सॉलिड आपने सपोज़ पाइप लिया, उसमें आपने एक पत्थर रख दिया, तो क्या वो पत्थर आगे जाएगा उसमें? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन अगर आप पानी डालते हो तो वो पाइप में आसानी से फ्लो करेगा, और इस तरह अगर आप गैस डालते हो तो इसी तरह आसानी से वो भी फ्लो करेगा। तो गैस और लिक्विड्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्लूइड्स, क्योंकि ये दोनों बहने वाली चीज़ें हैं, और फ्लूइड का मतलब है बहने वाली चीज़ें। फ्लूइड फ्रिक्शन अकर एज एन ऑब्जेक्ट पुशेस aside द फ्लूइड इट इज मूविंग थ्रू। यानी फ्लूइड फ्रिक्शन कब होता है स्टूडेंट? ये तब होता है जब हम उसको किसी चीज़ से पुश करते हैं, उसको धकेलते हैं। सही है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का कोफिशिएंट का सबक समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट के फ्रिक्शन कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों में आपको बस फोर्स ही होती है, और फोर्स न्यूटन डिनोमिनेटर में भी आता है और नोमिनेटर में भी, तो इसकी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। तो अक्सर ये ब्लैंक्स में आता है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स की कोई भी यूनिट नहीं नहीं है। सही है। लेकिन आपने मुझे ये आंसर ज़रूर देना जब आपसे सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू जो है वो कौन से सरफेस के दरमियान है, स्टैटिक में भी और काइनेटिक में भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। सही है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।